मुझे आपसे एक वादा चाहिए। वादा? हाँ। कहो। आप वादा कीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए आप हमेशा मुझे इसी तरह प्यार करते रहेंगे। इंजीनियर साहब, ये जो भी कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। हाँ शर्मा, देखते देखते जैसे पासा ही पलट गया। अरे पासा के पलट गया? वो लोग हमारे हाथ से बाजी झपट करके ले गए, जबकि बाजी तो हमारे हाथ में थी। हाँ शर्मा, पहला राउंड तो हम लोग हार ही गए, हार गए हम लोग, और इस हार में हम लोग शाह साहब को गंवा बैठे। और वो प्रेम सुजाता को जीत कर ले गया। शर्मा, शाह साहब को गंवाना जैसे करोड़ों का नुकसान, करोड़ों कमाते हम उनके जरिए। मैं भी यही देखने लगा था। आजकल तो मैंने करोड़ों से नीचे सपने देखने भी बंद कर दिए थे। इंजीनियर साहब, हम शाह साहब की तरह किसी दूसरे करोड़पति को भी तो बोतल में उतार सकते हैं। शाह साहब जैसे तो इस दुनिया में बहुत सारे आसामी हैं। है तो शर्मा, लेकिन शाह साहब जैसा बेवकूफ नहीं मिलेगा। शाह साहब को जरा भी इमोशनल कर दो तो ब्लैंक चेक पर साइन कर देते थे। उनका यकीन जीत लो तो अपनी आंखों पर पट्टी बांध देते थे। शाह साहब को बेवकूफ बनाकर मैंने एक काम तो अच्छा किया कि वो प्लॉट मैंने अपने नाम कर दिया। और शर्मा, किसी का भी विश्वास जीतने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। तो अब क्या करें? अब मुझे ये भी बता दो, क्या आगे कोई उम्मीद है? नहीं तो फिर मैं मेरे गांव का टिकट कटा लूं। नहीं शर्मा, नहीं, गांव का टिकट नहीं। अब तो हमें दूसरे राउंड की तैयारी शुरू करनी है। अभी तो हम पहली बाजी हारे। बाजी, जंग नहीं। जंग तो अभी शुरू हुई है शर्मा, और हम हारे इसलिए क्योंकि हमने एक ही तीर से दो शिकार करने का लालच किया। रोहित सेठ और प्रेम को एक ही बार से पछाड़ने की कोशिश की। शर्मा, अब तो मुझे किसी नए फाइनेंसर की तलाश है। कोई ना कोई बेवकूफ टकराए तो मैं फिर। इंजीनियर साहब वो जरूर कोई बुरी खबर लाए हो, है ना? आजकल ये बुरी खबरी तो मेरा पीछा कर रही हैं। खुशखबरी तो जैसे मेरे घर का पता ही भूल गई हो। अब ये बुरी खबर क्या है, ये भी बता दे। एडवोकेट रस्तोगी के साथ मिस्टर प्रेम अगले कुछ दिनों में कोर्ट में केस ले जा रहे हैं। पूरा केस तैयार हो चुका है। पूरा केस तैयार हो चुका है? एडवोकेट रस्तोगी। मिस्टर राजदान, मैं आपके पास एक प्रपोजल लेकर आया हूं। हुक्म कीजिए। सुनने में शायद आपको ऐसा लगेगा कि मैं कुंदन से बदला लेने के लिए कर रहा हूं। दरअसल इसकी वजह है वो सपने जो उन झोपड़पट्टी वालों ने एक अरसे से देखे हुए हैं। आप कुंदन के प्लॉट पे रहने वाले झोपड़ ड्वेलर्स के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ मिस्टर राजदान, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आने वाले दिनों में आप और हम मिलकर कुंदन को वो प्लॉट बेचने पर मजबूर कर देंगे, और फिर हम किसी के जरिए उस प्लॉट को खरीद लेंगे। मेरे हिसाब से ये काम बहुत ही मुश्किल है शाह साहब। कुंदन ये प्लॉट हरगिज नहीं बेचेगा। मिस्टर राजदान, एक तो आपकी कंपनी का उस पर कोर्ट केस, दूसरा इस काम को करने के लिए जो उसे मार्केट से रुपया पैसा जुटाना पड़ेगा वो मैं उसके लिए नामुमकिन साबित कर दूंगा। ऐसे में वो करेगा क्या?
सिवाय उसके कि उसे वो प्लॉट बेचना ही पड़ेगा। हम उसी मौके का फायदा उठाकर उस प्लॉट को खरीद लेंगे। और फिर? मिस्टर राजदान, अगर इस काम के लिए आपका साथ बना रहा तो मैं लो हाउसिंग स्कीम के तहत उन झोपड़पट्टी वालों के लिए वहीं घर बनाऊंगा जिसका झूठा वादा कुंदन उनके साथ कर चुका है। कितनी बढ़िया बात की। अगर आप ऐसा पुण्य काम करेंगे तो मेरा साथ आपके साथ जरूर होगा। आप शर्तें तय कीजिए, मैं उन्हें सुनने के बगैर ही अपनी मंजूरी दे देता हूं। मिस्टर राजदान, अगर आपका साथ बना रहा तो आप मेरा भी योगदान देते हैं। शुक्रिया। ऑल द बेस्ट टू यू टू मिस्टर सर। वाह शर्मा जी वाह। ये रोहित राजदान और वो बुढ़ा शाह तो ऐसे लगता है जैसे शेख चिल्ली की पुश्तों में से है। अरे सर पर तो अंडे की टोकरी है और ख्वाब है पोल्ट्री फार्म खोलने की। शर्मा जी, जैसे लोग हवाई किले बनाते हैं ना, वैसे ही ये लोग मेरे प्लॉट पर बिल्डिंग बनाएंगे। हाँ? कुंदन जी, वो ओवरसियर, अरे अपना वही जीत, वो बता रहा था कि मिस्टर शाह और मिस्टर रोहित राजदान दोनों बड़े सीरियस हैं। शर्मा जी, ये लोग जब सीरियस होते हैं ना तो एक्चुअली सीरियस होते हैं, और जब मैं थोड़ा भी सीरियस होता हूं तो अपने आप में हंसने लगता हूं। हाँ? लेकिन कुंदन जी, उनका प्लान ये है कि वो आपको इतना मजबूर कर दें कि आप अपना प्लॉट बेचने के लिए राजी हो जाएं। मजबूर तो मुझे तब होना चाहिए था शर्मा जी, जब एक दिन अचानक मुझे नौकरी से निकाल दिया जाता है। लेकिन मैं फिर भी कतई मजबूर नहीं होता, बल्कि जाकर उनके सर पर बैठ जाता हूं। शर्मा जी, जैसे सांप की जीभ सिर्फ टंक मारने के काम आती है, चाटने के नहीं। कुंदन जी, ये भी तो सोचो, अगर राजदान बिल्डर्स आपकी बिल्डिंग के खिलाफ ऑर्डर लेने में कामयाब हो गए तो? अरे मैं तो कहता हूं कि 9 मन तेल भी होगा तो भी राधा नहीं नाचेगी। कोर्ट तो ऑर्डर तब इशू करेगा ना जब केस कोर्ट में जाएगा। तो शर्मा जी, मैं इस बात का पूरा बंदोबस्त कर चुका हूं कि राजदान बिल्डर्स जो कोर्ट केस तैयार कर रहे हैं वो सिर्फ फाइल्स में रह जाए, और मैं इस बिल्डिंग को ऐसे फटाफट तैयार कर लूंगा कि देखने वाले देखते रह जाएंगे। अरे कुंदन जी, रात दिन 3 गुना मजदूर लगा करके बिल्डिंग तो फटाफट कंप्लीट हो सकती है, लेकिन असली प्रॉब्लम तो मालिक की है। हाथ में रोकड़ा चाहिए, रोकड़ा। अगले 25 मिनट में रोकड़ा आपके पास होगा शर्मा जी। क्या आप क्या समझते हैं? इस कुंदन ने कच्ची गोलियां खेली हैं। अरे उस बुढ़े शाह के ना रहने से क्या कुंदन की जिंदगी रुक जाएगी? शर्मा जी, वो दीनानाथ पारिक का नाम सुना है आपने? दीनानाथ पारिक? अच्छा, वो कपड़ा मिल वाला दीनानाथ सेठ। हाँ वही शर्मा जी, आपने बिल्कुल सही पहचाना। शर्मा जी, मैंने उसे पहली मीटिंग में ऐसी स्कीम बताई कि समझो डील फाइनल। बस पहली इंस्टॉलमेंट लेकर वो आता ही होगा एनी मिनट। कुंदन साहब, मुझे दीनानाथ जी ने भेजा है। उन्हें बाजार से मालूम पड़ा है कि जो भी फाइनेंसर आपको फाइनेंस करेगा, शाह साहब उससे नाराज हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने ये डील कैंसिल कर दी है। डील कैंसिल कर दी है? लगता है बुड्ढे की याददाश्त कमजोर हो गई है। उसे एक बार फिर याद दिलाना पड़ेगा कि कुंदन नाम है मेरा। फौजिया जी भाई, वो मेरा ग्रे कलर का पठानी सूट कहाँ है? ला रही हूँ। ये लीजिए, इसे भी बैग में डाल दीजिए। थैंक यू।
बैग पैक। चलता। क्या हुआ? आप मुझसे झूठ बोल सकती हैं, मगर आपकी आंखें झूठ नहीं बोल सकती। क्या सोच रही हैं? ख्याल रखिएगा। रखूंगा। अच्छा ये बताइए कि आपके साहबजादे के लिए मैं यहाँ से क्या लेके जाऊं? मेरा बहुत सारा प्यार। हुजूर अब ये भी बता दीजिए कि मैं आपका बहुत सारा प्यार कैसे लेके जाऊं यहाँ से? ठीक, रख लिया मैंने आपका प्यार। चाहते ही आपके साहबजादे को दे दूंगा। अब तो अपने ये बेशुमार कीमती आंसू बहाना बंद कीजिए। मोहसिन, हमारी जिंदगी में बदलाव आने वाला है और ये बदलाव हमारी जिंदगी को खुशियों से भर देगा, ऐसा मेरा यकीन है। खुदा करे ऐसा ही हो। कैसा होगा वो लम्हा, वो पल, जब मेरा साहिल मेरी बाहों में होगा। वो लम्हा बहुत जल्द ही आने वाला है, देख लीजिए। मोहसिन, आप अम्मी से माफी मांग दीजिएगा। इनसे कहिएगा कि फौजिया उन्हें बहुत याद करती है। वो पिछली सारी बातें भुला दे और मुझे माफ कर दे। जरूर बोल दूंगा। वो मुझे माफ तो करेंगी ना? मैं अम्मी को अच्छी तरह से जानता हूँ। बीच में थोड़ा सा बुरा वक्त आया था जो निकल गया। अब हमारे अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है। तैयार हो जाइए आप। मुझे आपसे एक वादा चाहिए। वादा? हाँ। कहो। आप वादा कीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप हमेशा मुझे इसी तरह प्यार करते रहेंगे। वक्त का कोई भी झोंका हमारे इस प्यार को महसूस नहीं ला सकेगा। ये मेरा आपसे वादा है। खुदा हाफिज़। जल्दी लौटिएगा। क्या हुआ, इतनी देर क्यों लगा दी? सुजाता, आज मोहसिन भाई अपने गांव गए हैं अपनी वालिदा से मिलने। उन्हें स्टेशन छोड़ने गया। गांव जाने का प्रोग्राम अचानक? सब ठीक ठाक तो है ना? मैं तुम्हें बताया नहीं, लेकिन मोहसिन भाई का एक बेटा है गाँव में, जिसका नाम साहिल। मोहसिन भाई और फौजिया भाभी का एक बेटा भी है? हाँ, कई सालों से गांव में अपनी दादी के साथ रह रहे हैं और आज मोहसिन भाई गांव गए हैं ताकि अपनी वालिदा और अपने बेटे को वापस शहर ले जाएं। लेकिन इससे पहले तुमने साहिल का जिक्र नहीं किया। मेरे और मोहसिन भाई के बीच में हमेशा से यह अनकहा रूल बना रहा है कि साहिल का कभी जिक्र नहीं होगा। साहिल का जिक्र होते ही फौजिया भाभी की आंखें डबडबा जाती और मोहसिन भाई, उनका दिल भर आता। लेकिन प्रेम, फौजिया भाभी और मोहसिन भाई ने साहिल को अपने से दूर क्यों रखा? मोहसिन भाई की वालिदा को फौजिया भाभी फूटी आंख नहीं भाती, क्योंकि वो अपने बेटे की शादी किसी और से कराना चाह रही थी। मोहसिन भाई ने जब फौजिया भाभी से निकाह कर ही लिया, उसके बाद उन दोनों को छोड़ के वो जाके गांव में रहने लग गए। मोहसिन भाई के वालिद साहब के इंतकाल के बाद गांव में काफी अकेली पड़ गई थी और साहिल पर तो वो जान छिड़कती थी। कहीं गांव में वो अकेली ना पड़ जाए, इसलिए अपने बेटे साहिल को उन्होंने अपनी वालिदा के पास छोड़ दिया और इतने सालों तक मोहसिन भाई और फौजिया भाभी दोनों अपने दिल पर पत्थर रखकर बैठे हुए।
भाभी ने कभी इस बात का एहसास भी नहीं होने दिया। इतना बड़ा दर्द ये दिल में छुपा रही है। क्या बीत रही है? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि साहिल वापस आ गया। अपने उस भगवान से ये भी कहना कि फौजिया भाभी और मोहसिन भाई की जो वालिदा हैं, इन दोनों के बीच के रिश्ते को बिल्कुल ठीक कर, उसके बाद ही सब कुछ ठीक होगा। फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाभी, अरे सुजाता, तुम कब आई? आओ ना। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। आप इन फोटोग्राफ्स में बिल्कुल खोई हुई थी। पता नहीं जब साहिल आएगा ना तो उसके अलावा आपको कुछ और नहीं सूझेगा। सच कहूं सुजाता, तो मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैंने तो जो इतने साल गंवाए हैं उन्हें जीना है। फिर ढेर सारी बातें होंगी जो साहिल मुझसे करना चाहता होगा। बहुत सी बातें मैं साहिल से करना चाहती हूँ। इतनी ममता है आपके अंदर। साहिल सचमुच बहुत ही खुशनसीब है, लेकिन जो इतने साल गंवाए हैं उसे किसकी बदनसीबी कहेंगे। लेकिन अब उम्र भर साथ रहना है ना। मेरे ख्याल से भगवान ने ये दूरी इसलिए की ताकि बाकी जिंदगी ये अटूट रिश्ता हो जाए। हाँ सुजाता, अब तो इस रिश्ते को मैं बिल्कुल नहीं टूटने दूंगी। साहिल से कभी अपने आप को अलग नहीं करूंगी। आप जैसी माँ से कौन बेटा अलग होना चाहेगा? ऐसे भाभी एक बात पूछूं, आपके पास साहिल की इतनी सारी तस्वीरें हैं लेकिन आज तक मैंने एक तस्वीर भी नहीं देखी, ऐसे क्यों? सुजाता, साहिल की सारी तस्वीरों को मैंने ताले में रखा था। ये तो गांव चला गया था, लेकिन इन तस्वीरों ने रुलाना शुरू कर दिया था। इन पर एक नजर डाली नहीं कि आंसुओं की लाइन लग जाती थी। उस दिन भी इसे छिप छिप कर देखा करते थे और उनकी पलकें भीग जाती थी। अपने आप को धोखा देने के लिए हमने इन तस्वीरों को अंदर रख दिया था और एक दूसरे से झूठ बोलते थे कि हमें साहिल की याद ही नहीं आती। और हकीकत तो ये थी कि साहिल और ज्यादा याद आने लगा था। अब साहिल वापस लौट रहा है ना, ये आंसू गलत है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो सुजाता, अब तो साहिल भी लौट रहा है। और देखना, आते ही जब वो अपनी तस्वीरें देखेगा चारों तरफ, तो इतने साल बाद भी उसे ये घर अपना सा लगेगा। उसे इन तस्वीरों को देखने की फुर्सत नहीं मिलेगी। कुछ दिनों तक वो अपनी प्यारी सी सुंदर माँ को ही देखता रहेगा। जितना आपने उसे मिस किया है ना, उतना उसने भी आपको मिस किया होगा जरूर। आई एम श्योर ऑफ इट, है ना?